अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। इस वक्त एक दो पैरेलल दुनिया चल रही हैं। एक तरफ खान साहब हैं, दूसरी तरफ बिलावल साहब की बात आप सुन चुके हैं जो हुकूमत में इस वक्त शामिल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने और जो वजीर खारजा भी हैं मुल्क के, उन्होंने आज कौमी असम्बली में खिताब किया और कहा कि ये जो हुकूमत तब्दील होने का जो प्रोसेस था, इस दौरान आइन शिकनी के वाक़यात की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाना चाहिए। हमें बड़े कंसर्न उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि जो साबिक हुकूमत थी उसने आइन और जमहूरियत पर हमला किया, अदलिया ने भी इमरान खान के इक़दाम को गैर आइनी करार दिया और ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ। इसके साथ ही उन्होंने एक इंकशाफ भी किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अदम एतमाद से एक दिन पहले उनको एक उस वक्त के वजीर ने ये धमकी दी ऑपोजिशन को कि अगर फौरी इंतखाबात के लिए आप लोग तैयार ना हुए वरना मार्शल लॉ लग जाएगा। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक तो यही कि कमीशन अगर बन जाता है तो फिर उसके क्या नताइज निकल सकते हैं। इससे पहले आइन शिकनी के क्या एक हिस्ट्री रही है हमारे मुल्क में और उसके क्या नताइज निकले हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 7 अप्रैल का, उसके ऊपर नजर सानी की अपील दायर की है और कहा कि आर्टिकल 5 के तहत जो डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला दिया वो उस आइन के ऊपर आइन के आर्टिकल 5 के ऊपर अमल करते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को, जो फैसला था, उसको कलअदम करार दिया जाए। इन मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ इस वक्त नजरें हैं, एक तो सवाल उठाया जा रहा है पाकिस्तानी कौम की तरफ से भी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त लंदन में क्यों मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान के फैसले लंदन से होंगे? क्या वजीर खजाना इसहाक डार साहब हैं या मिफ्ता इस्माइल साहब हैं? फैसले किसने करने, इतना वक्त क्यों लग रहा है? दूसरी तरफ कुछ इसके ऊपर भी कि वहाँ से खबर क्या सामने आएगी। अभी तक जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि इत्तफाक इस बात पे है कि पहले इंतखाबी इस्लाहात और फिर इलेक्शन, और कल इसी बात का आसिफ जरदारी साहब ने भी इजहार किया, कहा कि नून लीग से बात करके नवाज शरीफ साहब से बात कर रहा हूँ। तो क्या PTI जो कह रही थी कि फौरी तौर पर इंतखाबात हों, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामले के ऊपर कोई लचक दिखाएगी या फिर अपने मुतालबे के तहत प्रोग्राम जारी रखेगी? अगर ऐसा होगा तो फिर एक ऐसा इंतखाब जिसके ऊपर किसी को एतराज़ ना हो वो कैसे मुमकिन हो सकता है? फिर PTI के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि वो इदारों के दरमियान महाज आराई करवा रहे हैं। इमरान खान साहब एक बात कहते हैं, मीर जाफ़र वाली जो आपने सुनी उस बार उसकी क्लैरिफिकेशन देते हैं, लेकिन फिर कोई दूसरे साथी उनके, इस तरह के फवाद चौधरी साहब ने जो चौकीदार वाला बयान दे दिया और उसके ऊपर कायम भी रहे। कल हमारी उनसे बात हुई थी। तो एक कदम आगे बढ़ा के 2 कदम पीछे क्यों जा रहे हैं? अगर कोई मामला है तो उसको खुलकर सामने क्यों नहीं रख रहे? इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आखिर में जो इस वक्त बैरून मुमालिक में मौजूद हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर अपनी काबीना के लोगों के साथ गए, तो PTI के जो कारकुनान थे उन्होंने एहतजाज किया लंदन में। दूसरी तरफ नून लीग के भी कारकुनान आ गए, उन्होंने भी ढोल के थाप पर रक्स किए। एक ये सिलसिला हम काफ़ी दिन से देखते आ रहे हैं। क्या दूसरे ममालिक के अंदर इस किस्म का रवैया अपनाना चाहिए या सियासी जमातों को इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि इस तरह का काम हो? क्योंकि दोनों तरफ से ये चीज़ हो रही है। इमरान खान साहब ने हिदायत की थी अपने कारकुनान को और अपने चाहने वालों को, उन्होंने कहा था कि जिन जिन ममालिक में आप मौजूद हैं अपनी हुकूमतों को ख़त लिखें और पिटिशंस भेजें कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है, और उसी पर अमल दरामद करते हुए अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सियासी, उनको ख़त लिखने शुरू कर दिए। क्या हमें अपना मामला, अपना मुकदमा इस तरीके से अवाम के तहत दूसरे ममालिक में उजागर करना चाहिए? तरीका ठीक है या नहीं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ 2 सीनियर सियासी रहनुमा अपनी अपनी जमातों के, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज आवान साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबूल साहब। आप दोनों को वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में। आगाज़ में आवान साहब आपसे करती हूँ। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो भी आर्टिकल 5 के तहत डिप्टी स्पीकर ने फैसला किया वो आइन पे अमल दरामद करते हुए किया। लेकिन बिलावल साहब बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आइन शिकनी हुई है और एक वजीर है जिन्होंने ये धमकी दी कि मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा अगर आप लोग फौरी इंतखाबात की तरफ नहीं चले जाते। तो क्या ऐसी बात है, कोई ऐसी ख्वाहिश थी आपकी जमात की या खान साहब की? जी देखें, हम तो ये कह रहे हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ, जो पहली सुप्रीम कोर्ट वाली बात है कि 2 चीज़ें जिसको देख के ये डिसीजन आना चाहिए था। एक आर्टिकल 5 है जिसके तहत स्पीकर साहब ने रूलिंग दी, और एक आर्टिकल 16 है ना जो प्रोटेक्शन देता है उस रूलिंग को। हम जो इसमें कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो स्पीकर रूलिंग देगा वो किसी जगह चैलेंज नहीं हो सकती, और स्पीकर जो सही फैसला करेगा, जो इंटरप्रटेशन करेगा लॉ की, वो हतमी होगी। इसके ऊपर बहुत सारे डिसीजंस और भी आए और जिसके अंदर उन्होंने हाई कोर्ट, बाकी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी हुई है कि हम पार्लियामेंट के अंदरूनी मसलों के अंदर नहीं आएंगे, और उसी के तहत फिर आर्टिकल 5 के तहत। अब आप बताएं, फ्लोर द हाउस शहबाज शरीफ ये कह चुके हैं, वहीं लेटर है, मरासला है, गलत लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल हुई है, धमकी अमेज़ उसमें बात की गई है, और उसके साथ कहा गया उसको हमने डिमाश भी किया है।
और अब मसला कहाँ रह गया, वो मुदाखलत या साजिश का। वो कोर्ट के अंदर हम चले गए उसकी पटिशन लेके, रिव्यू पटिशन लेके, बट ये चीज़ तो साबित हो गई ना कि मरासला है। जो पहले कहते थे मरासला नहीं है, फिर कहते थे उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी बात सामने आ गई कि धमकी अमेज बात है, फिर ये कहते थे कि इस तरह की कोई डिमाश नहीं किया जाएगा, वो भी साबित हो गया कि डिमाश भी किया गया। तो ये चीज़ें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये इब्हाम है। आर्टिकल 5 का इस्तेमाल उस सूरत में करना चाह रहे थे कि जो बाकी लोग हैं इन्होंने मुल्क से वफादारी के हवाले से जो मामला है उसके अंदर, लेकिन इब्हाम तो आप लोगों के मौक़िफ़ के अंदर भी है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात होते तो आज हम हुकूमत के अंदर होते। ये जो मामला है साइफर का, उसके ऊपर भी अब ये बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं। फॉरेन ऑफिस ये बात कहता है कि महीने के आखिर तक शाह महमूद कुरैशी साहब ने डिमाश करने से रोके रखा। 27 तारीख को इमरान खान साहब ने वो खत लहराना था। तो इस सूरत हाल में अदालत ने तो जो मामला सामने थे उसके तहत ही फैसला देना था। नहीं, अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट के देखें कि मार्च के महीने के अंदर क्या हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, आपको भी पता है OIC का इजलास हो रहा था। हम ये नहीं चाहते थे कि उसको कोई भी सबूताज करे, कोई भी ऐसी न्यूज़ आए, कोई भी ऐसी खबर आए जो OIC की उसकी जो इवेंट है उसको सबूताज ना कर सके। इसलिए आपको पता है 21, 22, 23 को वो नेशनल असम्बली के अंदर वो इवेंट हुआ और उसके बाद खान साहब ने 27 को जलसा कॉल किया और उसके अंदर सब कुछ बता दिया। जहाँ तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी की साहब बड़ी मज़ाक़ा खेज़ है, उनको ये आइन शिकनी नहीं लग रही कि 63A के तहत जो पंजाब असम्बली में 26 लोग मुनहरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने वोट डाल दिया हुआ है हमजा शहबाज शरीफ को और अभी तक उसके ऊपर फैसले है, वो आइन शिकनी उनको नज़र नहीं आ रही। गवर्नर को कैबिनेट के फैसले के थ्रू हटा दिया गया, वो उनको आइन शिकनी नज़र नहीं आ रही। सिंध असेंबली जिसमें पहली दफ़ा करारदाद पाकिस्तान की अप्रूव हुई थी, उसे सब जेल करार दे दिया गया, उसमें उन्हें आइन शिकनी नज़र नहीं आ रही। मसला ये है कि ये सिस्टम को चलने देना चाहते ही नहीं थे। ये क्यों मसाइल ये थे, इनके केसेस हतमी उसके ऊपर पहुँचे हुए थे और आपने देखा इन्होंने आते हुए पाकिस्तान के साथ किया, वो तो आपके सामने ही है। पर सबसे पहले जो काम किया इन्होंने कि अपने केसेस ख़त्म कराए, उनकी इंक्वायरी ऑफिसर्स चेंज कराए, FIA के ऊपर दबाव डाला और आज शहबाज शरीफ और हमजा के ख़िलाफ़ जो हाई कोर्ट के अंदर FIA का टीम पेश हुई, उन्होंने कहा हम पे प्रेशर है, हम ये केस नहीं लड़ सकते। सेम इफ़ यू रिमेंबर हुदैबिया के केस के अंदर नैब के कमरुज़्ज़मान चौधरी ने जाके कह दिया था कि ये केस हम आपके सामने प्ली नहीं करना चाहते, हम ये केस वापस लेना चाहते हैं। गबोल साहब, पहले तो ये बात कहिएगा, फिर जो अवान साहब बात कर रहे हैं उस पर भी आएंगे कि कोई वजीर कैसे धमकी दे सकता है बिलावल साहब को। फिर नाम ले लेते बिलावल साहब, शाह साहब कह रहे थे, आगाज़ में हमने उनका बयान भी चलाया कि किसने उनको धमकी दी थी कि और कौन वजीर हो सकता है जिसके पास ये इख्तियार हो के मार्शल लॉ लगवा देंगे। नहीं, मेरे ख्याल में लोगों ने समझा नहीं जो चेयरमैन साहब ने बात की है असेंबली के अंदर। उन्होंने वो बात की है जो ओपनली टीवी में आकर शेख रशीद कह रहा था कि मुझे जो है मार्शल लॉ नज़र आ रहा है और अगर फौरी इंतखाबात नहीं कराए जाए, और आज भी वो ये बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के वज़ीर थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं के साथ जब मुलाकात हुई तो इस तरह की बातें की हैं। इस तरह की बातें हुई हैं कौसार मार्केट के डिनर टेबल के ऊपर, और वहाँ पर ये भी बात हुई है कि आप लोग जो समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन होगा 2023 में, तो आप लोग भूल जाएं कि मज़ीद और 10 साल इलेक्शन नहीं हो गया। यानी मार्शल लॉ की बातें जो वजीर थे PTI के, वो ये बातें डरे हुए थे, घबराए हुए थे और मुझे कॉल करके बात आई। आपने बयान सुना होगा। एक और बात भी कहेगा गबोल साहब, अब ये जो बातें हैं और शिकायतें हैं कि FIA की टीम पीछे हट रही है उन केसेस से, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, आपकी जमात उसकी इत्तेहादी है, और फिर बिलावल साहब आज कह रहे हैं कि आइन शिकनी के हवाले से पार्लिमानी कमीशन हो, ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ मामला तो नहीं जाएगा? क्योंकि PTI का एक मौक़िफ़ है ये बैरूनी साजिश वाला। शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे उन्होंने ये तो कहा कि धमकी थी, तो फिर अपने तहत वो लोग आर्टिकल 5 का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसमें फिर आइन शिकनी के हवाले से इसको मामले को केस बनाना ये क्या दुरुस्त होगा? इसमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आंसर नहीं आ जाएगा? देखिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो PTI वाले कर रहे थे। यानी इस वक्त जो काबीना के अंदर वजीर 60% वजीर ऐसे हैं जो कि सारे जेल में रहकर आए हैं, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसको कहते हैं? यही जो इन्होंने की है, जिसने खिलाफ बातें की, जिसने मीडिया में आके बात की। मेरे अपने खिलाफ नैब ने 3 दफ़ा मुझे बुलाया कि आप मीडिया में जाकर बातें करते हैं, आप बातें बंद कर दें। तो बात ये है कि हम उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने कानून को तोड़ा है, आईनी शिकनी की है,
आप देखें ये आईनी शिकनी नहीं है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, ये आईनी शिकनी नहीं है क्या? और दीगर जो जमातें वो भी कि हम सिर्फ एक मकसद के लिए आ रहे हैं कि हम इंतखाबी इस्लाहात करें, दीगर जो भी वजूहात होंगी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आप लोग यही कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात, फिर उसके साथ ये सारे मामलात खोलना, इसका क्या फिर तुक बनती है? फिर नज़र तो यही आएगा कि आप लोग भी जो थोड़ा महदूद टाइम आपके पास है उसके अंदर चाह रहे हैं कि जितना इनको कंट्रोल किया जा सके। देखिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें 5 साल की ये हुकूमत है तो अगले साल अक्टूबर तक हमारे पास ये हुकूमत है। वो दूसरी बात है कि इलेक्शन पहले हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। नैप के अंदर कुछ जो इन्होंने चेंजेस लेकर आए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, वो रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। एक दो और जो है मैं समझता हूँ काम बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनली जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो इनकी रही है उसके अंदर तब्दीली की मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत हालात हैं जो 2-4 महीनों में हल नहीं होंगे। जहाँ तक देखें ये जो कर रहे हैं, अब आप देखें जो ये गोगी जो औरत का नाम आ रहा है जिसने 2 अरब रुपए बाहर भेजे हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है, उनको वापस लाने के लिए इकदाम शुरू हो गए हैं। और इसी तरीके से कुछ और नाम सामने आए हैं जो प्राइम मिनिस्टर के करीबी साथी थे, जिनके ऊपर करप्शन की जो है एविडेंस मिल चुकी है इस वक्त, और नैब उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। तो ये कार्रवाई हुकूमत नहीं करेगी, ये कार्रवाई जो भी करेगा वो नैब करेगा, FIA करेगी, इदारे करेंगे। तो सवाल तो अब इदारों को जहाँ तक देखिए इदारों की बात आती है, शहबाज शरीफ के ऊपर इंक्वायरी के ऊपर हाथ उठा लेता है और PTI के अरकान के ऊपर इंक्वायरी शुरू हो जाती है। गबोल साहब, एग्जैक्टली वही होगा जो PTI के दौर में आप लोगों की शिकायत थी। हम नहीं कह रहे हमारे ऊपर से हाथ उठा दिए जाए, हम नहीं कह रहे हमजा शहबाज पे शहबाज शरीफ से हाथ उठा ले, आप करें इंक्वायरी, लेकिन आप ये तो ना करें ना ये तो ना सोचें कि यानी जो कत्ल करे और उसके ऊपर जो है कार्रवाई ना हो। यानी आप कातिल को तो नहीं छोड़ सकते ना, अगर किसी ने कत्ल किया है उसके खिलाफ जो है 302 का मुकदमा है तो वो गिरफ्तार तो होगा। और ये ना सोचें कि जो लोगों ने आज जो शख्स बैठा हुआ इंटीरियर मिनिस्टर, उसके ऊपर एक ब्रेक की तरफ जाने, आप जो इंटीरियर मिनिस्टर की बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं चाहूं तो 20 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकते। अली नवाज अब पूछेंगे कि ये इस बात को वो कैसे देखते हैं वजीर दाखिला की, और क्या रद्द-ए-अमल है उनकी जमात का, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कि अब एक तरफ जो क़यादत है, मुल्की क़यादत, वो लंदन में बैठी हुई है, जो कि ऑब्वियसली उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ PTI है जो हर सूरत चाहती है कि फौरी तौर पे इंतखाबात हों, अदरवाइज धरना होगा। और शेख साहब तो ये भी कह चुके हैं कि काफ़ी खूनी किस्म का मार्च होगा और धरना होगा। अली अवान साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने रिएक्शन दिया। एक तरफ ये बात कही जा रही है कि आप लोग जो बयानात दे रहे हैं उसमें अवाम में इंतशार फैल सकता है जब ये बात की जाती है कि खूनी एहतजाज होगा। वो ये कह रहे हैं कि कानून अमल करेगा, और अगर मैं चाहूं तो 20 बंदे भी PTI इकट्ठे नहीं कर सकती इस्लामाबाद में। अच्छा, पहले एक सवाल आपने और किया था, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। आपने कहा था कि फवाद चौधरी ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, देखिए ये खाकान अब्बासी ये कह चुके हुए हैं कि फवाद चौधरी ये नहीं कह रहा। खाकान अब्बासी जब अपोजिशन में थे उनसे सवाल उठता था, आप जैसे जय्यद सहाफ़ी सवाल करते थे कि आप अदम एतमाद क्यों पेश नहीं करते, तो वो कहते थे अदम एतमाद पाकिस्तान में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आपकी इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ना हो। तो ये फवाद चौधरी उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे जो आपके सामने है। उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त बात की मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा, नबील भाई ने कहा जो गलती करेगा उसको उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की, हम इसके हक में, और आप बिल्कुल करें। आपको जिस बंदे पे शक है, जिस इदारे पे शक है, आप उसकी प्लीज़ इंक्वायरी करें। हम उस इंक्वायरी के दरमियान नहीं आएंगे, हम अपने दौर के अंदर भी नहीं आए। पर मुझे ये बता दीजिएगा, क्योंकि अब नून, शीन, मीम, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान तो ख़त्म हो गए ना, तो एक पार्टी बन गई PDM। तो PDM तो पिछले 3.5 साल ये शोर करती रही कि चीनी चोर जहांगीर तरीन है। तो मुझे बताइएगा क्या उसके खिलाफ कब केसेस शुरू कर रहे हैं? मुझे बता दिया, वो कहते थे लैंड माफिया अलीम खान है, तो मुझे बता दीजिएगा कि उसके खिलाफ कब केसेस शुरू कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है वो जो जिसकी फ़रा की बात कर रहे हैं उसका सिर्फ एक कसूर है, उसके पास MPs नहीं थे। अगर उसके पास भी MPs होते तो वो भी इनको प्यारी हो चुकी होती। तो असल चीज़ तो इनके सामने कभी भी एहतसाब नहीं रहा, ये तो एहतसाब के खिलाफ निकले हैं, ये एहतसाब तो चाहते ही नहीं है। फिर इनके बड़े बड़े नारे थे और मजाक बना रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर का। फॉरेन मिनिस्टर को क्या पता, मतलब आप समझे बिलावल भुट्टो साहब
क्या आप समझती हैं कि कोई पाकिस्तान की खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे? ये लोग तो वो हैं जिन्होंने मेमो गेट किया था। मेमो गेट के अंदर क्या था, उन्होंने जब उसामा बिन लादेन को यहाँ से पकड़ा गया और इन्होंने इसको बड़ी विक्ट्री करार दिया, तो हुसैन हक्कानी के थ्रू उन्होंने एक लेटर वहाँ पब्लिश कराया और वहाँ की अथॉरिटीज़ के हवाले किया और उसमें कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज से हमें डर है, हमें पाकिस्तान की फ़ौज से बचाया जाए। ये आपके सामने है। अब इसके बाद जो रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की, रिफॉर्म्स मुझे बताइएगा कौन से रिफॉर्म्स रहते हैं? पहले इंक की बात हुई, वो ख़त्म हुई, फिर जरदारी साहब आए, उन्होंने कहा आरओज़ का इलेक्शन है, फिर वो आ गया SMS वाला। अब इन्होंने कहा हमने 2017 में सारी पार्टीज़ ने बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लिए थे और उसके अंदर एक चीज़ छोड़ दी गई थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट है और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 2014 के धरने के अंदर इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो दोनों हमने कर दी हैं। अब बताएं कि कौन सी और रिफॉर्म्स करनी है इन लोगों ने? लेट्स सपोज एक करना भी चाहते हैं तो रिफॉर्म्स एक इनके पास है, हम तो असेंबली के अंदर नहीं है, सेनेट में इनकी मेजॉरिटी है, वो 10 दिन का काम नहीं है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी खुद ये कहते हैं कि कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त इंग्लैंड में बैठा हुआ है वो उसके ऑर्डर्स लेके पाकिस्तान चलाना चाहते हैं, पर जो इंग्लैंड में बैठा पाकिस्तानी कबूल नहीं होंगे। इंग्लैंड में बैठा जी। फिर इमरान खान साहब एहतजाज करेंगे। हमारे यहाँ एक बड़ा अरसा हो चुका कि एक ऐसा इंतखाब हो जिसके ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक हों, जो हारे वो अपनी हार तस्लीम करे और जो जीत जाए वो अपनी जीत तस्लीम करे। मैं कोई जी उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। दुनिया किस तरह आगे गई है, आपकी चीज़ों को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, वो टेक्नोलॉजी है। हम उस टेक्नोलॉजी की लेजिस्लेशन करके हुए हैं, उसमें इत्तेफाक नहीं है अली साहब। जब आपने कानून साजी की जिस वक्त आप मशीन दिखा रहे थे उन्होंने नहीं देखी। इमरान खान साहब कहते थे मैं ऑपोजिशन लीडर के साथ ही बैठूंगा, वो चोर है। मुझे बताएं 2013 में सारी पार्टीज का इत्तेफाक था इलेक्शन ठीक नहीं हुए। इन्होंने 2017 के ऊपर इलेक्शन रिफॉर्म्स की, 2018 में उनकी इलेक्शन रिफॉर्म्स के तहत इलेक्शन हुआ और उनके ऊपर फिर उन्होंने कह दिया रिगिंग हुई है। तो मुझे और किस तरह इत्तेफाक हो सकता है? लेजिस्लेशन की अगर ये देखें, आपने एक सिस्टम को इस्तेमाल ही नहीं किया, एक सिस्टम को यूज ही नहीं किया। इस तरह तो आप ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में फतवे लग जाते थे, जो हमारे मौलवी हज़रात फतवे दे देते थे कि जो लोग लाउड स्पीकर यूज़ करेंगे वो कुफर के दायरे में चले जाएंगे। आज सारे के सारे लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी प्रो होना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी प्रो इसलिए नहीं है कि हमारा निज़ाम एक माफिया के तहत चलता है। हम जब हम इलेक्शन रिफॉर्म्स जी रिफॉर्म्स की जब ये लोग जो शिकवा करते थे वो ये शिकवा करते थे कि आप लोगों को स्पेशल प्रिविलेज हासिल है हुकूमत में आने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा साथ हासिल है, जो भी एक पूरी बहस और डिबेट है। पहले जो बात कर रहे थे उसमें आपने कहा कि आपने उसको कंपेयर किया शायद खाकान अब्बासी साहब या मरियम नवाज उस वक्त क्या बात करते थे। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब कल फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि चौकीदार अपना फ़र्ज़ अदा करो, इलेक्शन करवाओ, तो लगता है कि आप लोगों का आइडिया और एक्सपेक्टेशंस इदारों से, जो कि अब आके ये भी कहते हैं कि माजी में जो भी बात रही हमारी, वो ये कहते हैं कि हमें ए पॉलिटिकल हैं, इस वक्त हम कोई सियासत में रोल नहीं अदा करना चाहते। चौधरी साहब आके कहते हैं तो लगता है कि आइडिया थोड़ा ट्विस्टेड है कि इदारों के का रोल होना क्या चाहिए इस सिस्टम में। मैं कहूँ मेरी बात सुनो, तो आप ये कह रही हो पाकिस्तान के तारे बटन ऑन बटन ऑफ करके चलते हैं, इस तरह तो नहीं चलते ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखें तो बिल्कुल कोई रोल नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का, बिल्कुल 110% कोई रोल नहीं है। क्या हम इनकार कर सकते हैं पाकिस्तान की 70 साल तारीख में एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है कि नहीं रहा? हम तो ये नहीं कह रहे एस्टेब्लिशमेंट को कि हम बैकडोर चैनल से, जिस तरह शहबाज शरीफ बैकडोर चैनल से आके प्राइम मिनिस्टर बन गए, इमरान खान को बैकडोर चैनल से ला के प्राइम मिनिस्टर बना दो। हम कहते क्या हैं, जो PDM कहती थी 3.5 साल कि आप लोग इलेक्शंस कराएं, 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को हटाएंगे और इलेक्शन करा दें, क्योंकि ये लोग तो हेलमेट पहन के लोगों के अंदर जाने के काबिल नहीं रहे। अब हम ये कह रहे हैं कि जो ये कहते थे वो पूरा कर दो, इलेक्शन करा दो। एक कैसे हो सकता है जिस कौम ने मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को 156 सीटें दे के, उधर 86 सीटों वाला बैठ के वजीर आजम बन जाए? क्या ये मजाक है पाकिस्तानी दस्तूर के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ? इस तरह तो निज़ाम नहीं चल सकता। और आप मुझे बता दें कि 1.5 महीने में उन्होंने कौन सा 1.5 महीने में जो ये अहल अपने आप को कहते थे, स्पीड कहते थे, क्या किया है? 10 डिसीजन और वो कर भी क्या सकते हैं अली साहब? मैं आती हूँ वापस आपकी तरफ, मैं इकोनॉमी के हवाले से भी कि वो कर भी मुमकिन तौर पे क्या सकते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन भी तो रियलिस्टिक होनी चाहिए। मैं वापस आती हूँ। मैं गबोल साहब का कोई कमेंट। गबोल साहब, कल फवाद साहब जो बात हमारे प्रोग्राम में भी शामिल थे, हमने उनसे पूछा कि उनके क्या मुराद थी उस बयान से। वो ये तासुर आप लोगों के हवाले से भी रखते हैं। वो कहते हैं जो इस वक्त हुकूमत है वो भी किसी के कंधों पर बैठ कर आई है। एक बैरूनी जो साजिश का आंसर है वो तो है, लेकिन अब जो बात हो रही है और जो बयानिया बन रहा है उसमें ये नजर आता है कि वो
समझते हैं बूट पॉलिश की जो बात बार बार इमरान खान साहब भी करते हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, ये इल्ज़ाम तो ओवरऑल आप तमाम इत्तेहादी जमातों के ऊपर लग रहा है और आने वाले वक्तों में लगता है और खुलकर बात हो सकती है। देखिए, ये तो इनका एक नैरेटिव है जो ये अपने वोटर्स को के सामने उन्होंने रखा है, इम्पोर्टेड हुकूमत। ये खुल के इन्होंने जो है ये खुल के अवामी जलसे में भी इन्होंने ये बातें की है कि मीर जाफ़र किसको कहा। फिर एक ख़ास जलसा रखवाया गया वहाँ पर जेलम में, वहाँ पर आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। अगर क्लैरिफिकेशन देनी होती ना कबूल साहब तो फवाद साहब तो वो बात ना किसी इदारे को की, वो भी लगता है कि खान साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकती। मैं आपको आज एक बात बताऊं कि ये जो है ना सारे ये जिसके मिनिस्टर हैं या जो ये बातें कर रहे हैं, ये इमरान खान के कंट्रोल से अब बाहर चले गए। ये अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं। इमरान खान आके जेलम में एक बात करता है, फवाद चौधरी दूसरी बात कर रहा है और शेख रशीद तीसरी बात कर रहा है। सबके एक ही मौक़िफ़ है और वो सब जो है इंतज़ार के, वो भी कहते हैं कि जी नवंबर गुजरने दें, नवंबर गुजरने दें। यानी नवंबर गुजरने दें, यानी ये धमकी हमें भी दे रहे हैं कि नवंबर गुजरने दें। और भाई आप इदारों को क्यों घसीटते हैं यार सियासत के अंदर? हमने कभी इदारों को नहीं घसीटा, हम नहीं मानते इस बात को। हमें अपने इदारों को डिफेंड करना चाहिए। आप बैठकर अपने 18-18 साल के लड़कों को पैसे देके पेड एम्प्लॉय को उनको कहते हैं कि जी एक ट्रेंड बना इनके खिलाफ। ये चीज़ें बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये गलत चीज़ें हैं जो कि पोलराइजेशन की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं। अब फवाद चौधरी जेलम में इतना बड़ा जलसा नहीं कर पाया जो वो उसको एक्सपेक्टेशन था इमरान खान को। मैं समझता हूँ कि ये हमारे ऊपर जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि हम किसी एक कंधे पर बैठ कर आए, हम कंधे पर बैठ कर आए 174 मेंबर्स के कंधे पर बैठ कर आए हैं। 174 मेंबर्स ने हमें वोट दिया है। अभी अली कह रहा था कि अभी ये जो है 86 वोट वाला वजीर आज़म कैसे बना, तो भाई ये आइन में जमहूरियत में है कि आपके पास अगर आपके पास इतने वोट हैं, आपने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है, आप कोलिशन गवर्नमेंट में आए। हम ये गवर्नमेंट एक मुस्लिम लीग की नहीं है, ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है और कोलिशन गवर्नमेंट इसी तरह बनती है। आपके पास 176 वोट थे जब आप प्राइम मिनिस्टर बने, आज आपके पास मुश्किल से 126 वोट है। तो इसमें हमारी गलती नहीं है कि आप अपने घोड़ों को संभाल नहीं सके। आपको अपने घोड़ों को संभालना चाहिए था, लेकिन आपने उल्टा उनको जो है मैं समझता हूं सही तरीके से डील नहीं किया है। यही वजह है कि वो आप एक ब्रेक की तरफ जाने कबूल साहब, मैं रिस्पांस लूंगी अली नवाज साहब से, उनसे खास तौर आना चाहूंगी क्योंकि हम खुद भी देख रहे हैं सवाल जब करते हैं तो ये लगता है कि खान साहब एक बात कर रहे हैं, कुछ लोग कोई और बात कर रहे हैं, कुछ एक कदम पीछे जाया जा रहा है और उसके बाद फिर वो बात आगे बढ़ाई जा रही होती है किसी और शख्सियत की तरफ से। शेख साहब अपने आप को कहते हैं कि वो पीटीआई नहीं है, वो इंडिपेंडेंट राय देते हैं, लेकिन पीटीआई के लोग इस तरह के बयान क्यों देते हैं? एक ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। अली नवाज साहब, ये हमने खुद अपने प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा, उन्होंने इससे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने कहा था, उन्होंने कहा ये उनका ज़ाती बयान है। दूसरा उन्होंने बयान दिया, उस बारे में भी कहा कि ये पीटीआई की राय नहीं है। खान साहब तो एक बयान देकर उन्होंने उसकी वजाहत की क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी रद्द-ए-अमल आ रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी मुराद मीर जाफ़र से क्या थी। आप देख रहे होंगे जो साबिक रिटायर्ड फौजी अफसरान है वो भी उसके ऊपर बड़ा तनकीद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अब जब खान साहब उस जलसे में मौजूद हों और फवाद चौधरी साहब चौकीदार से माफ़ कीजिएगा तशबीह दें, तो ये खान साहब की मर्ज़ी से हो रहा है या सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं? देखिए, एक तो मैं बता दूं, आपने कहा कोई रिटायर्ड फौजी जो हमारे रिटायर्ड जर्नल्स, रिटायर्ड हमारे जो फ़ौज से लोग हुए हैं वो तनकीद कर रहे हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद कर रहे हैं। मेरे ख्याल उन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए। दूसरा रहा, पहले मैं नबील कबूल को बता दूं, नबील कबूल साहब खुदारा जमहूरियत पे तनकीद ज़रूर होनी चाहिए और जमहूरियत एक मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर खड़ी होती है। जमहूरियत में जो लोग आते हैं वो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके खड़े होते हैं। जमहूरियत के अंदर लेम एक्सक्यूज़ नहीं होते। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान या फवाद चौधरी ने बयान दिया है तो आप मुझे ये बताइएगा, आसिफ सरदारी ने पिछले अगस्त के अंदर सारी मीडिया के अंदर आया था, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आई है और उन्होंने कहा है कि आप इमरान खान का किस्सा गोल कर दें। तो मैंने उन्हें कहा है कि उनको मैंने तरीका बताया है और मैंने कहा इस तरीके के साथ हम ये करेंगे और आपको भी ठीक होना पड़ेगा। फिर आप तो माशाल्लाह जमहूरियत के चैम्पियन हैं और आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ जरदारी साहब जनरल फैज़ का नाम लेके कहते हैं वो खुड्डे लाइन लग गए हैं।
पर 3 दिन पहले के मरीम के जलसे में आप देखें जिस तरह जनरल फैज़ के ऊपर उन्होंने तनकीद की है, क्या वो किसी के इशारे के ऊपर की है? और जो जमहूरियत की बात करें जिसके पास अक्सरियत होती है या कोलिशन गवर्नमेंट बनाता है, माशाल्लाह आसिफ जरदारी के पास से इससे ज़्यादा माशाल्लाह तदबीरें हैं, इनके पास ज़्यादा माशाल्लाह दिमाग है। बलूचिस्तान में इनका एक बंदा MPA नहीं था और उन्होंने वहाँ गवर्नमेंट टॉपल कर दी थी और बहुत खिदमत की थी जमहूरियत की नवाज शरीफ साहब के दौर में। फिर KPK के अंदर इनके टोटल 6 MPs थे और इन्होंने वहाँ से 2 सेनेटर्स बनवा लिए थे। एक सेनेटर बनने के लिए 14 MPs चाहिए होते हैं। बहुत ज़बरदस्त जमहूरियत की तारीफ़ की थी इन लोगों ने। अब बात करने का मकसद ये है कि आपने आगे की तरफ बढ़ना कैसे है? क्या पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह के लेम एक्सक्यूज़ के ऊपर चलता रहेगा? जमहूरियत इस तरह नहीं चलती है। ये डिक्टेटरशिप तो चल सकती है, जमहूरियत में लोग एक्सपेक्ट करते हैं और हाई मॉरल ग्राउंड्स पे एक्सपेक्ट करते हैं। आप मुझे बताएं अब क्या आज आप कहते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह आगे, तो किसका इलाज क्या है? इलाज तो सिर्फ इलेक्शंस है। दोबारा लोगों के पास जाया जाए और उनसे मैंडेट लेके आ जाए। अगर आप अपने आप को जमहूरी पार्टीज कहते हैं PDM, तो क्यों डरती है? मौलाना फजल रहमान तो कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, इसहाक डार तो कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। तो मुझे बात बताएं फिर इलेक्शन से डर क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन से डर रही है, लोगों में जाने से डर रही है? इस तरह चीज़ें नहीं चलती हैं। अच्छा हप गंदा गंदा थू नहीं चल सकता। आपने 1.25 महीने के अंदर क्रिमिनल मोस्ट वांटेड पूरी कैबिनेट में आके बैठा दिए हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तान का जो इमेज गया है पूरी दुनिया के अंदर, कि आप समझते हैं कि सवाल भी पूछना चाह रही हूँ इसी के ऊपर एक क्विक सवाल आपसे अली नवाज साहब। 2 बातें हैं। एक, आप लोगों की जो पूरी बात है वो आप उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तक ही कहा जा सकता है, जो बैरूनी साजिश वाली बात की 2 नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हों या फिर जो भी बात हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं इसको कह रही हूँ। जो आप लोग कहते हैं कि अगर धमकी दी अमेरिका ने, जो जिसको तो खुद एतराफ़ कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उसके नतीजे में आपकी हुकूमत गई यहाँ पर, जो आपके इत्तेहादी अलग हुए, जो सहाफ़ी हैं इस मुल्क के अंदर, जो सियासतदान है मुनहरिफ, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि सबको डॉलर खिलाए गए, जिसके बाद वो पीछे हो गए। मैं अमरीकी साबिक सदर बराक ओबामा का एक बयान सुन रही थी जिसमें वो ये कहते हैं, क्योंकि अमरीकी साजिश की बात है तो रेलेवेंट शख्सियत है जब वो ये कोई बात करें, वो ये कहते हैं कि किसी मुल्क के हालात ख़राब करने हो, एनार्की फैलानी हो तो अवाम का एतमाद ख़त्म कर दिया जाए, उसकी अदलिया से भी, उसके इदारों से भी, उसके सहाफ़त और जर्नलिस्ट से भी। तो ये वाला एक पैटर्न जो PTI का मौक़िफ़ है, हमें ज़्यादा उसके अंदर ये ना हो कि आने वाले वक्तों में ये इल्ज़ाम PTI के ऊपर लग जाए कि वो किसी साजिश के तहत उन्होंने ये सारा एक बयानिया अपनाया। मुझे बात है, बाराक ओबामा को आपने कोट किया, आपको कोट करना चाहिए था कि डॉक्टर मुसद्दिक के साथ 1950s में ईरान के अंदर क्या हुआ था, रज़ा शाह पहलवी का क्या उसके अंदर रोल था, डॉक्टर मुसद्दिक किस तरह टॉपल हुआ, उस वक्त की जो सो कॉल्ड आपकी जर्नलिज्म थी वो किस तरफ खड़ी हुई थी, और फिर क्यों खमीनी का अरूज आता है और खमीनी लाइमलाइट में आता है। ज़रा चेक करें, पढ़ें उसके। टर्की के अंदर जो अभी कू करने की कोशिश की गई थी, क्या अमेरिका खुद उतरा था उधर? अमेरिकन फोर्सेस उतरी थी वहाँ, क्या हुआ था वहाँ, क्यों? और उसके बाद जो उधर रिएक्शन आया, मेरी बात सुनते, आप मेरी बात, आप मुझे ये कह रही हैं, आप मुझे ये कह रही हैं कि बड़ा सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि जो अमेरिका के सामने खड़ा होगा, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसे निगेट करेगा, अपने मुल्क की बात करेगा, तो वो माशाल्लाह वहाँ तो कू हो जाएगा, वहाँ की एक खुद ही इस तरह का माहौल बनेगा, वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ? श्रीलंका ने अब्सटेन किया, वहाँ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। क्यों? पाकिस्तान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, क्यों? साइफर के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है, क्यों? उसमें कहा गया कि हम आपके सारे गुनाह माफ़ कर देंगे अगर इमरान खान को आपने हटा दिया, अगर आप नहीं हटाएंगे तो हम और यूरोपियन यूनियन मिल के आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्यों ये कहा जाता? फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी। आप समझ रही हैं कि आप दुनिया के जो 2 बड़ी सुपर पावर्स हैं, आप तो उसके दरमियान में फंस के रह गए हुए हैं। आप कोई अपनी ज़ात खर्चा पॉलिसी नहीं रख सकते। आपने पाकिस्तान को झोंक दिया, पाकिस्तान का 2800 किलोमीटर बॉर्डर अनसेफ कर दिया अपनी लड़ाई के अंदर, जिसमें पाकिस्तान का एक भी शहरी 9/11 के अंदर शामिल नहीं था, और हमने अपना 2800 किलोमीटर 70,000 पाकिस्तानियों की शहादत होती है, $150 अरब पाकिस्तान नुकसान करता है। उससे पहले पाकिस्तान को आप इस्तेमाल करते हैं जहाद फी सिबिलिल्लाह के नाम पे, और पूरी ये आप जंग लड़ते हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये बहुत एक तफसीली डिबेट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये कॉन्फिडेंस से नहीं जुड़ पाती वापस आके। नो कॉन्फिडेंस इटसेल्फ का जो एक प्रोसेस अपनाया गया। नबील गबोल साहब, आप में वक्त है, मैं तो क्विकली अब एक गबोल साहब जो बात अवान साहब कह रहे हैं, उनके सपोर्टर मिनवानिस पे यकीन करते हैं। उसकी ये भी है कि अमेरिका में, जैसे हमने आगाज़ में जिक्र किया, वहाँ के जो सियासतदान है उनको लिखना शुरू कर दिया PTI के सपोर्टर्स ने कि देखें पाकिस्तान में वो क्या रहा है। एक मिनट सिर्फ एक चीज़
जी जी कहिएगा अवान साहब। आप जो डीक्लासिफाई हुए थे ना पेपर्स ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद, जरा आप उसके ऊपर एक प्रोग्राम लाजमी कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि क्या होता है। और जो विकीलीक्स है उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम कीजिएगा। क्यों अमेरिकन सफीर के पास लोग कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान जाके कहते हैं कि आप हमें भी कभी ट्राई करें, क्यों नवाज शरीफ कहते हैं कि आपने जनरल कियानी को जी सुनो जनरल कियानी को आपने एक्सटेंशन दी, बहुत जबरदस्त काम किया आपने, ये क्यों कहते हैं अमेरिकन सफीर को जाके, वो तो सारी की चीजें रिकॉर्डेड है ना, वो को प्रोग्राम करें आप। ये हम जरूर करेंगे अवान साहब, और उस पर हम वो भी शामिल करेंगे कि इमरान खान साहब के खारजा मास के ऊपर ऐसे क्या इकदाम थे कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश करने पर तक उतर आया, इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको भी जरूर उसमें खुसूसी दावत देंगे। गबोल साहब, अब क्विकली ये श्रीलंका की मिसाल दी जा रही है एक तरफ, और हम देख रहे हैं फरफ के वहाँ पर हालात किधर से किधर तक पहुँच गए हैं। आप ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह अगर ये कहेंगे कि 20 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकते तो फिर कैसे मामला चलेंगे? नहीं, ये तो जाहिर है ना, अगर आप धमकी देंगे कि हम यहाँ पर इस्लामाबाद के रेड जोन में घुसकर जो है बैठ के धरना देंगे और हम प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा करेंगे, तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट एक्शन लेगी आपके खिलाफ। जहाँ तक ये बात करते थे कि ये सलाउद्दीन अयूबी और ये जो अभी ईरानी रेवोल्यूशन की बात की, खुमैनी और मीर जाफ़र से ये बाहर निकल कर आए तो ये आज की बात करें, तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये करें इलेक्शन की तैयारी। बिल्कुल हम इलेक्शन कराएंगे, हम इलेक्शन अक्टूबर में स्केड्यूल है से पहले कराएंगे, ये भी हम वादा करते हैं, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद कराएंगे, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए। आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, हमें पता है, आप जो ये जलसे कर रहे हैं, आवाम को एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन आप आवाम को इस तरह खतरनाक तौर पर नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जो है वो आप देखें कि पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के वर्करों पे हमले कर रहे हैं। ये क्या है? ये आप सिविल वॉर की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है, मैं समझता हूं अगर आपस में पार्टीज लड़े एक दूसरे के साथ तो फिर यही होगा, गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। और वो लोग जो आकर आपके सोशल मीडिया में आके भड़का रहे हैं यूथ को, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। और वो लोग कौन है? वो पीटीआई के साबिक वजीर है, वो लोग जो आकर बाकायदा पॉडकास्ट पे बैठकर इमरान खान जो है लोगों को कहता है बाहर निकलो, बाहर निकलो। किस लिए बाहर निकलो भाई? आप इलेक्शन के लिए बाहर एहतजाज करेंगे और उस सूरत में उनको रोका जाएगा तो फिर तो हालात खराबी की तरफ ही जाएंगे। हम देखते हैं कि आने वाला क्या होता है, और ख़ास तौर पे अब नज़र होगी जो इकॉनमी के हवाले से कोई बड़ा फैसला कितनी जल्दी इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो हालात को देखते हुए करती है। बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब आपका, और अली नवाज अवान साहब हमारे साथ शामिल थे, आप दोनों का। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।